नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज होगी कौन सी 28 यानी 28 अप्रैल होगी है। ठीक है, तो 28 अप्रैल की कुछ करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो आप लोग को पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं। साथ में यूपीएससी की प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 28 अप्रैल की करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। ठीक है, तो पहली टॉपिक है कि पीच ब्लैक 2020। तो क्या है पीच ब्लैक 2020 की जो है कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पीच ब्लैक 2020 को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। तो पीच ब्लैक क्या है, एक युद्धाभ्यास है जिसको अभी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। यह अभ्यास जो है विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। यानी विश्व भर की जो सेनाएं होती हैं उनको एक साथ जो है अवसर प्रदान करता है, यानी युद्धाभ्यास करने में सहायता करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पीच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। यानी भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें कब भाग लिया था, 2018 में इसमें भाग लिया था भारतीय वायुसेना ने। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ठीक है, यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन RAAF द्वारा आयोजित एक युद्धाभ्यास क्या है, द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो यह जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा क्या आयोजित किया जाता है, जो कि क्या एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जिसकी शुरुआत जो है 1981 में हुई थी। और भारत इसमें कब भाग लिया था, 2018 में पहली बार भाग लिया था। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीति जुड़ाव विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत हुआ है। वर्ष 2019 की शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी क्या है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी AUSI NDEX, ठीक है, में अब तक के सबसे बड़े ऑस्ट्रेलियाई दल यानी 1000 से अधिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। कितने ने, 1000 से अधिक ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। अगली टॉपिक दिया कि वसंत जयंती, सॉरी बसव जयंती है। ठीक है, बसव जयंती। तो बसव जयंती क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री क्या किए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल को 2020 को बसव जयंती के अवसर पर एक वीडियो संदेश में भगवान क्या है, बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी। किसको, कौन से भगवान को, बसवेश्वर को क्या किए, श्रद्धांजलि दी। किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। बसव जयंती 12वीं शताब्दी, ठीक है, बसव जयंती जो है 12वीं शताब्दी के दार्शनिक एवं समाज के सुधारक विश्वगुरु बसवेश्वरा, ठीक है, बसवेश्वरा के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे इसको, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है इसको। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि दार्शनिक थे और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे। क्या थे ये, 12वीं सदी के कवि तथा दार्शनिक थे और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक एवं संत थे। वैश्विक बसव जयंती 2020 को भारतीय विदेशों में उनके अनुयायियों को जोड़ने के लिए डिजिटल रूप से आयोजित किया गया है। वैश्विक बसव जयंती 2020 को भारत एवं विदेशों में उनके अनुयायियों को जोड़ने के लिए डिजिटल रूप से आयोजित किया गया है। अब जानते हैं कि भगवान बसवेश्वर के बारे में, जानते हैं कि बसवन्ना यानी भगवान बसवेश्वर आके विचार उपन्यास रूप में, ठीक है, उपन्यास रूप में लिपिबद्ध किए गए हैं जिन्हें वचन यानी कविता कहा जाता है। वर्ष 2017 में इन्हें पवित्र वचनों एवं डिजिटलीकरण का काम शुरू किया था। क्या किया था, वर्ष 2017 में इनके पवित्र वचनों के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया गया था। इस अभिनव साहित्य कृति का जो है
संस्कृति का शरण आंदोलन, ठीक है, यानी शरण मूवमेंट में मुख्य योगदान है, जिसमें वे अपनी क्रांतिकारी और सुधारवादी विचारधारा को सरल कन्नड़ भाषा में व्यक्त करते हैं। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बसवेश्वरा के नेतृत्व में वचन आधारित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी का कल्याण करना है। क्या है? इस प्रकार बसवेश्वरा के नेतृत्व में वचन आधारित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है सभी का कल्याण करना था। उन्होंने दो महत्वपूर्ण एक नवीन अवधारणाएं दी, जिन्हें अस्थावरा और जंगम कहा गया है। उन्होंने क्या किया? दो महत्वपूर्ण एवं नवीन अवधारणाएं दी, जिन्हें जो कि अस्थावरा और जंगम कहा गया, जिसका अर्थ क्रमशः स्थिर और गतिशील है। अस्थावरा का जो स्थिर है और जंगम का क्या है? गतिशील अर्थ है। ये दोनों अवधारणाएं उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का मुख्य आधार है। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सुधार, ठीक है, इसके बारे में जैसे भगवान बसवेश्वर एक महान सुधारक एवं प्रशासनिक थे। भगवान बसवेश्वर जो है एक महान क्या है? सुधारक एवं प्रशासक थे, जिन्होंने न केवल समाज में नए सुधारों के बारे में प्रचार किया, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी अपनाया और विकसित किया था। भगवान बसवेश्वर की शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान को स्रोत होने क्या है? भगवान बसवेश्वर की शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत होने के साथ साथ सामान्य नागरिक के जीवन व्यवहारिक मार्गदर्शक रूप में भी काम करती है। क्या करती है? भगवान बसवेश्वर की जो शिक्षाएं हैं आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत होने के साथ साथ सामान्य नागरिक के जीवन के व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है। भगवान बसवेश्वरा ने समाजवादी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार दिया था। भगवान बसवेश्वर ने क्या था? समाजवादी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार दिया। उन्होंने 12वीं शताब्दी में भगवान यानी मानव अधिकारों के बारे में बात की, उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार किया और इसे सुधारने के उपाय भी सुझाए थे। धार्मिक सुधार, इनके जानते हैं कि उन्होंने मंदिर की अवधारणा को बदलने की कोशिश की, जो विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का मुख्य केंद्र था। इन्होंने क्या किया था कि मंदिर की अवधारणा को बदलने की कोशिश की थी, जो कि क्या था? विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का मुख्य केंद्र था। इनका मानना था कि पुजारी और अमीर लोग भगवान एवं मंदिर के नाम पर आम लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, भगवान बसवेश्वर का जो मानना था कि पुजारी और अमीर लोग जो क्या करते हैं? भगवान एवं मंदिर के नाम पर आम लोगों का जो है शोषण करते हैं। उन्होंने मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को एक नया आयाम दिया, जिससे सभी मनुष्यों के आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला। वसवन्ना पहले कंडिया क्या है? कंडिया थे, जिनके सम्मान में उनके सामाजिक सुधारों को मान्यता दी गई थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में लंदन में लंबेथ में थेम्स नदी के किनारे बसवन्ना की प्रतिमा का अनावरण किया था। कहाँ पे? लंदन यानी ब्रिटेन में जो है थेम्स नदी जो बोले जाते हैं, जो थेम्स नदी जो किनारे स्थित है लंदन, उसके किनारे क्या का था? यानी बसवन्ना यानी भगवान बसवेश्वर के मंदिर के प्रतिमा का क्या क्या अनावरण किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। अगली टॉपिक दिया कि चंद्रमा की एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र। चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र। यानी यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून। तो ठीक है, इसके बारे में कि 22 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस यानी जीएस, नासा और लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा चंद्रमा के पहले एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र को जारी किया गया। कब किया गया? 22 अप्रैल 2020 को। तो मुख्य बिंदु क्या है इसकी कि एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के लिए एक खास निर्मित करने का काम करेगा और चंद्रमा के भू विज्ञान में रुचि रखने वाले शिक्षकों
वह आम नागरिकों के लिए अनुसंधान एवं विश्लेषण का एक स्रोत होगा। एकीकृत भूगर्भीय मानचित्र भविष्य में जो है चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के लिए एक खास निर्मित क्या है, एक खाका निर्मित करेगा। क्या करेगा? एक खाका निर्मित करेगा, जिसमें क्या काम करेगा? सहयोग करेगा। और चंद्रमा के भू विज्ञान में रुचि रखने वाले शिक्षकों व आम नागरिकों के लिए अनुसंधान एवं विश्लेषण का एक स्रोत होगा। यह भूगर्भिक मानचित्र जो है 1:5000 या फिर यह 000 डबल, ठीक है, स्केल पैमाने पर आधारित है। इस भूगर्भिक मानचित्र द्वारा चंद्रमा की सतह का विश्लेषण किया गया, जिसमें जो है क्रेटर की रिम इस भूगर्भिक मानचित्र द्वारा जो है चंद्रमा की सतह का विश्लेषण किया गया, जिसमें जो क्या है क्रेटर रिम क्रेस्ट, ठीक है, फीसर ग्रेवन स्क्रैप और मरे रिंकल रीज और फॉल्ट गर्त रिले आदि शामिल हैं। इस भूगर्भिक मानचित्र द्वारा चंद्रमा की सतह का जो विश्लेषण किया गया, जिसमें क्रेटर रिम केस्ट फीसर ग्रेवन स्क्रैप मरे रिंकल रीज और फॉल्ट गर्त रिले आदि शामिल हैं। इस मानचित्र को निर्मित करने के लिए नासा के अपोलो मिशन के डेटा का उपयोग किया गया है। नासा के अपोलो मिशन के डेटा क्या किया गया है, इसको तैयार करने में उपयोग किया गया। इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो क्या विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में बहुत बड़ा और इसके अस्थायी छाया क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति की संभावना है या हो सकती है। ठीक है, यानी चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से बहुत बड़ा है। उत्तरी ध्रुव से क्या है, बहुत बड़ा, और इसके अस्थायी छाया क्षेत्र में पानी की उपस्थिति की संभावना है। किसमें? दक्षिणी ध्रुव में। इसके अलावा जो है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में प्रारंभिक सौर मंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके अलावा जो है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जो है प्रारंभिक सौर मंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड भी शामिल है। आने वाले दिनों में चंद्रमा संबंधित मिशनों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चंद्रमा का डिजिटल मानचित्र अधिक सहायक होगा। आने वाले समय में क्या होगा कि चंद्रमा संबंधित जो मिशन को सुनिश्चित यानी सफल करने के लिए बनाने के लिए चंद्रमा का डिजिटल मानचित्र अधिक सहयोग करेगा, यानी होगा सहयोगी। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अन्वेषण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का चंद्रयान-2 एक सक्रिय मिशन है, जिसमें जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, यानी टॉपिक नंबर 4 है। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या है कि व्यापार में विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो देखते हैं इसके बारे में कि 24 अप्रैल को जो है, कब? 24 अप्रैल को व्यापार एवं विकास के संयुक्त पर जो है 24 अप्रैल को 2020 को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD ने वार्षिक व्यापार में एक विकास रिपोर्ट 2019 जारी की। इसकी मुख्य बिंदु क्या है कि कोविड-19 के मद्देनजर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में विकासशील देशों के सार्वजनिक बाह्य ऋण में जो कितने 2.4 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकतर विकासशील देश जो कई वर्षों से निरंतर ऋण बोझ से जूझ रहे हैं, वे देश जो है कोविड-19 के कारण बढ़ती स्वास्थ्य एवं आर्थिक जरूरतों के साथ ऋण जाल में फंस गए हैं। क्या हो रहा है कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिकतर जो है विकासशील देश जो है जो कई वर्षों से ऋण के बोझ को झेल रहे हैं यानी घाटे में चल रहे हैं, वे देश जो है क्या है कोविड-19 के कारण बढ़ती स्वास्थ्य एवं आर्थिक जरूरतों के साथ ऋण जाल में फंस गए हैं। कोविड-19 के कारण जो है वित्तीय उथल पुथल जो है कोविड-19 के कारण वित्तीय उथल पुथल ने उभरती अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों में तीव्र मुद्रा अवमूल्यन के कारण पूंजी के बहिर्भाव को गति प्रदान की है। कोविड-19 के कारण जो है वित्तीय उथल पुथल को उभरती अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों में तीव्र मुद्रा अवमूल्यन के कारण पूंजी के बहिर्भाव को गति प्रदान की है, जिससे ये उनके द्वारा लिए गए ऋण अधिक प्रभावी हुए हैं। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, विकास एवं व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य प्रमुख रिपोर्ट है, तो देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या किया गया है कि कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, तो कौन सा है विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और है न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट द क्या है द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, और क्या सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट, और क्या है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, और क्या है कि वस्तु तथा विकास रिपोर्ट यानी, ठीक है, क्या है वस्तु तथा विकास रिपोर्ट यानी कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। गौरतलब है कि विश्व भर में 24 अप्रैल का दिन शांति के लिए बहुपक्षवाद, ठीक है, 24 अप्रैल का दिन जो शांति के लिए बहुपक्षवाद एवं कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। इसको कब पहली बार मनाया गया था? 24 अप्रैल 2019 को पहली बार मनाया गया था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख रहे थे 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से जो थी रिलेटेड यानी प्रीलिम्स से संबंधित थी, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स होती हैं यानी ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो डे हो उसी के हिसाब से होती हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स भी होती हैं जो कि डेली क्या हल नहीं करवाई जाती हैं, तो उनका जो डेट होता है उसको कुछ दिन के बाद भी 1-2 दिन बाद भी हल करवाया जाता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात कर रहे थे 28 यानी 28 अप्रैल के बारे में, और यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं, और जो है सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।